नमस्ते। नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन नजरअंदाज वो कोई नहीं कर पाता। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि 25 साल बाद भी ये इतनी बहस क्यों छेड़ देती है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो दो पिताओं की कहानी। हाँ, एक लड़का है और उसके दो पिता हैं। एक उसके अपने, जिन्हें वो पुअर डैड कहता है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, सरकारी नौकरी में हैं। सही। और दूसरे हैं उसके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो 8वीं पास हैं लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक। ये दो लोग मतलब पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनिया की तरह हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब की जान है। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकताओं की टक्कर है। एक तरफ पुअर डैड की सोच है, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये वो सोच है जिससे हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं ना। हाँ, बिल्कुल, यही सुना है हमेशा। और दूसरी तरफ रिच डैड की सोच है, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और उससे अपने लिए काम करवाओ। पूरी किताब बेसिकली इसी एक बुनियादी फर्क पर बनी है। तो चलिए इसी फर्क को थोड़ा और कुरेदते हैं। किताब का पहला बड़ा दावा है कि स्कूल हमें जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसे की दुनिया के लिए नहीं। पुअर डैड ने हमेशा एकेडमिक्स पर जोर दिया, फिर भी वो आर्थिक रूप से परेशान रहे। और दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कि स्कूल वाला आईक्यू जरूरी नहीं है। अच्छा। असली चीज है फाइनेंशियल आईक्यू। मतलब आप किताबी कीड़े हों या ना हो, लेकिन क्या आपको पैसे की भाषा समझ आती है? अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट कैसे चलता है, कानून के दाव पेंच। ये एक अलग तरह की समझ है। हाँ, एक अलग तरह की इंटेलिजेंस जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। रिच डैड कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो इसी फाइनेंशियल आईक्यू का है। और यहीं से किताब का वो सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट आता है जिसने शायद सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाया है। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, संपत्ति बनाम देनदारी। ये शब्द तो हम सब ने सुने हैं, लेकिन कियोसाकी उसकी परिभाषा ही बदल देते हैं। हाँ, और परिभाषा बहुत ही एकदम सरल और सीधी है, लेकिन बहुत गहरी है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। कोई मुश्किल अकाउंटिंग नहीं? कुछ नहीं। सवाल ये नहीं है कि चीज की कीमत क्या है, सवाल ये है कि उसका कैश फ्लो किस दिशा में है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। एक मिनट, लेकिन ये बात थोड़ी उलझन वाली है। ज्यादातर लोग तो अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। उसकी कीमत भी तो बढ़ती है। तो फिर कियोसाकी उसे देनदारी क्यों कहते हैं? ये तो आम सोच के बिल्कुल उल्टा है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा शॉक वैल्यू पॉइंट है। अच्छा। कियोसाकी के हिसाब से जब तक आप उस घर में खुद रह रहे हैं, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। कैसे? होम लोन की किश्त, मेंटेनेंस, टैक्स, बिजली पानी का बिल। सही बात है। वो आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं डाल रहा, इसलिए कैश फ्लो के नजरिए से वो एक देनदारी है। ओके। हाँ, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और किराया आपकी सारी किश्तों और खर्चों से ज्यादा हो, तब जाकर वही घर एक संपत्ति बन जाता है। एग्जैक्टली। ये नजरिए का खेल है। अमीर लोग आय पैदा करने वाली संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, जबकि मिडिल क्लास वो कर्जे और देनदारियां इकट्ठा करता है जिन्हें वो संपत्ति समझता है। तो ये जो फर्क है संपत्ति और देनदारी का, ये इस किताब की नींव है। और इसी नींव पर कियोसाकी 6 मंजिलें खड़ी करते हैं, जिन्हें वो 6 सबक कहते हैं। हाँ। पहला सबक तो ऐसा है जो हमारी सालों की सोच पर सीधा हमला करता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में ही अजीब लगता है। आखिर बिना काम किए पैसा कैसे आएगा? इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, शायद हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य अलग होता है। क्या मतलब? देखिए, एक आम इंसान पैसे के लिए काम करता है, मतलब वो अपनी जिंदगी के 8-10 घंटे रोज बेचता है और बदले में उसे एक तनख्वाह मिलती है। सही है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। अमीर लोग इस तरह काम नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम या ऐसी संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए। तब भी जब वो सो रहे हो। हाँ, तब भी जब वो सो रहे हों। तो ये सिर्फ पैसिव इनकम की बात नहीं है, ये तो काम के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदलने जैसा है। बिल्कुल। किताब ये कह रही है कि आपकी 9 to 5 नौकरी आपकी दौलत का जरिया नहीं है,
वो तो उस मशीन को बनाने के लिए सिर्फ शुरुआती पैसा है जो असल में आपके लिए दौलत बनाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा। और यही वो चूहा दौड़ यानी रैट रेस है जिसके बारे में कियोसाकी बात करते हैं। रैट रेस। वो एक पहिए पर दौड़ते हुए चूहे की तस्वीर है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और महीने के आखिर में आप फिर वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। तनख्वाह आती है और चली जाती है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जैक्टली। अमीर लोग इस पहिए से उतरने का रास्ता बनाते हैं। और ये बात सीधे दूसरे सबक से जुड़ती है, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। अगर आपको उस पहिए से उतरना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो पहिया काम कैसे करता है। एकदम। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसे की कहानी पढ़ना सीखना। पैसे की कहानी। हाँ, जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं वैसे ही आप किसी कंपनी की या अपनी खुद की आर्थिक स्थिति की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखें। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब आय, और कहाँ जा रहा है, मतलब खर्च। और फिर ये देखना कि आप उस पैसे से संपत्ति खरीद रहे हैं या देनदारियां। ये ज्ञान ही पहला कदम है। और फिर आता है तीसरा सबक, जो सुनने में थोड़ा असभ्य लग सकता है। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि दूसरों के मामलों में दखल ना दें? नहीं, इसका मतलब कई ज्यादा गहरा है। कियोसाकी कहते हैं कि आपका पेशा यानी प्रोफेशन और आपका व्यवसाय यानी बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ये अलग कैसे है? हो सकता है आप एक बैंकर हों, ये आपका पेशा है, लेकिन आपका व्यवसाय वो नहीं है। आपका व्यवसाय है आपका संपत्ति वाला कॉलम। ओके। तो अपने काम से काम रखो का मतलब है कि अपनी दिन की नौकरी करते हुए अपनी तनख्वाह से अपने असली व्यवसाय यानी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करो। तो नौकरी बेल चुकाएगी जी। लेकिन आपका व्यवसाय आपको अमीर बनाएगा। अच्छा, तो मतलब दो समानांतर रास्ते बनाने हैं। एक आपकी नौकरी जो घर चलाती है और दूसरा आपका असली काम जो आपकी दौलत बनाता है। सही। अब यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ। चौथा सबक है टैक्स के इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत के बारे में। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर ये बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक कर्मचारी और एक बिजनेस ओनर दोनों 1 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है। कर्मचारी पर पहले इनकम टैक्स लगेगा, मान लीजिए 30%। तो उसके हाथ में आए 70,000 रुपए। अब वो इसी 70,000 में से अपने सारे खर्चे पूरे करेगा। वहीं एक कॉर्पोरेशन या बिजनेस ओनर अपनी कंपनी के जरिए पहले उस 1 लाख से बिजनेस के लिए जरूरी चीजें खरीदेगा, जैसे नया लैपटॉप, फोन का बिल, गाड़ी का पेट्रोल, कोई सीखने वाला कोर्स। ये सब खर्चे के तौर पर दिखाए जाएंगे। हाँ, मान लीजिए 40,000 रुपए खर्च हो गए। अब जो 60,000 रुपए का मुनाफा बचा, टैक्स उस पे लगेगा। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। आप अपने पैसे का इस्तेमाल उसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सरकार को उसका हिस्सा देने से पहले। ये खेल के नियमों को समझना है। तो अमीर लोग बस खेल को बेहतर तरीके से खेलते हैं, नियमों के अंदर रहकर। बिल्कुल। और इसी से 5वां सबक जुड़ा है, अमीर पैसा बनाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। ये सुनने में तो किसी जादूगर के काम जैसा लगता है। ये जादू नहीं है, ये है फाइनेंशियल क्रिएटिविटी, मतलब वित्तीय रचनात्मकता। ये क्या होता है? ये उन अवसरों को देखने की क्षमता है जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। किताब में कियोसाकी अपने खुद के उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने रियल एस्टेट में ऐसे सौदे किए जिनमें उन्होंने बहुत कम या बिना अपना पैसा लगाए मुनाफा कमाया। ये कम कीमत वाली संपत्ति को पहचानना, एक अच्छा सौदा करना और परिकलित जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरना है। और इसमें असफलता का डर भी तो होता है। हाँ, और यही सबसे बड़ी बात है, असफलता से ना डरना। उन्होंने खुद अपने शुरुआती रियल एस्टेट सौदों में पैसा खोया, लेकिन उन्होंने उसे सीखने की फीस के रूप में देखा। ये एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास से आता है, सिर्फ बैंक में पैसा रखकर नहीं आता। और आखिरी सबक, छठा सबक भी उतना ही चौंकाने वाला है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये तो उस हर सलाह के खिलाफ है जो हमें बचपन से मिलती है। हमें तो हमेशा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक लंबी अवधि की सोच है। कैसे? सलाह ये है कि खासकर अपने करियर की शुरुआत में नौकरियों को सिर्फ तनख्वाह के लिए न चुनें, बल्कि इस आधार पर चुनें कि आप वहां क्या सीखेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लोगों को मैनेज करना, ये वो स्किल्स हैं जो एक उद्यमी या निवेशक बनने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो एक कम तनख्वाह वाली नौकरी जो आपको बेचना सिखाती है, वो लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, वो एक ज्यादा तनख्वाह वाली डेड एंड नौकरी से कहीं बेहतर निवेश है। यहाँ आप अपने कौशल के पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है।
तो इन 6 सबकों को एक साथ देखें तो एक पूरी मानसिकता सामने आती है। ये सिर्फ पैसा बचाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, ये पैसे के खेल को समझने और उसे अपने हक में इस्तेमाल करने के बारे में है। सही। लेकिन इस किताब की 4 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। इसका असर तो बहुत बड़ा है, पर इसकी आलोचना भी तो होती होगी। इसका प्रभाव निर्विवाद है। कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में पहला कदम है। ये किताब आपको जगाती है, आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। इसने पैसे के बारे में हमारी बातचीत का तरीका बदल दिया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये क्यों करें तो बताती है, पर कैसे करें नहीं बताती। मतलब ये एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा है, एक प्रैक्टिकल गाइड कम है। ये आपको बताएगी कि रियल एस्टेट में निवेश करो, लेकिन ये नहीं बताएगी कि एक अच्छी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कैसे करें। ये आपको प्रेरित करती है, पर रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है। और इस बात पर भी तो सवाल उठते हैं कि क्या रिच डैड सच में कोई थे भी या नहीं। हाँ, ये एक बड़ी बहस है। कई लोग मानते हैं कि रिच डैड एक काल्पनिक किरदार हैं। उन्हें कियोसाकी ने अपनी बात को एक कहानी के रूप में समझाने के लिए बनाया है। शायद। लेकिन किताब के समर्थक कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबक और सिद्धांत असली हैं, चाहे उन्हें सिखाने वाला कोई भी हो। ये वित्तीय सिद्धांतों को एक कहानी के माध्यम से सरल बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। तो कुल मिलाकर ये एक शक्तिशाली मानसिकता बदलने वाली गाइड है, लेकिन शायद एक विस्तृत वित्तीय रोड मैप नहीं। सही। ये पैसे को एक भाग्य या संयोग की चीज मानने के बजाय एक ऐसे कौशल के रूप में पेश करती है जिसे सीखा जा सकता है, और जिसकी शुरुआत इस बात से होती है कि आप पैसे, संपत्ति और अपने समय के बारे में सोचते कैसे हैं। एकदम सही। ये ध्यान सिर्फ मैं और ज्यादा कैसे कमाऊं से हटाकर इस पर केंद्रित करती है कि मेरा कमाया हुआ पैसा कहाँ जा रहा है और मैं उसे अपने लिए और काम पर कैसे लगा सकता हूँ। ये कैश फ्लो के प्रबंधन और संपत्ति बनाने पर जोर देती है, जो पारंपरिक वित्तीय सलाह से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो अक्सर सिर्फ बजट बनाने और बचत करने पर केंद्रित होती है। ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। किताब एक संपत्ति कॉलम बनाने पर जोर देती है। अगर किसी को आज से अपनी मौजूदा आय के साथ शुरू करना हो तो शायद पहला कदम बड़े बड़े निवेश करना नहीं है। शायद पहला कदम सिर्फ एक कागज और पेन लेना है, उस पर 2 कॉलम बनाएं, एक आय का और एक खर्च का, और फिर एक तीसरा सबसे जरूरी कॉलम संपत्ति, और चौथा देनदारी, और बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी से अपनी हर एक चीज को इन कॉलम्स में डालें। आपका फोन, आपकी कार, आपका घर, आपकी हर महीने की किश्तें। सवाल ये नहीं है कि क्या बदलना है, सवाल ये है कि जब वो पूरी तस्वीर आपके सामने होगी तो क्या आप उसे देखकर हैरान होंगे। नकदी प्रवाह में वो पहला छोटा बदलाव शायद उसी हैरानी से शुरू होगा।